तो हेलो डियर स्टूडेंट, आई वेलकम यू अगेन इन दिस सच्चिदानंद लर्निंग चैनल। आप देख रहे हैं स्टूडेंट क्लास 12 के केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ये फोर्थ पार्ट है। इसके पहले हमने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 अपलोड किए हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर लिंक पड़ा हुआ है। उन पार्टों को चेक करें और अपने आगामी एग्जाम की प्रिपरेशन करें। साथ ही आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पर इंग्लिश क्लास 12th का प्लेलिस्ट हमने बनाया है। वहाँ पर जा करके आपको प्रोज, पोइट्री और विस्तास के संपूर्ण चैप्टरों के क्वेश्चन आंसर हमने चालू करवाया है। जा करके चेक करें। और स्टूडेंट, यदि पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर हमने दिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है केमिस्ट्री क्लास 12 का। देखिए, सत्यापन करें कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया की 99.9% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय अर्ध अभिक्रिया के पूर्ण होने में लगा समय का 10 गुना होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूपी बोर्ड में 2016, 19 और 20 में आ चुका है। तो कोई प्रथम कोटि की अभिक्रिया जिसका 99.9% पूर्ण होने में जो लग रहा समय है और अर्ध आयु अभिक्रिया है उसके पूर्ण होने में लगे समय का 10 गुना होता है। ये हमें प्रूफ करना। आइए हम समझते हैं इसको। तो यहाँ पर हम पहले मान लेते हैं कि माना कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के पूर्ण होने में जो अभिक्रिया है उसका जो अर्ध आयु काल है यानी समय जो है टी हाफ है। तो हम लोग जानते हैं कि अर्ध आयु काल टी हाफ बराबर होता है, ये फार्मूला है 0.693/k। 0.693/k। के क्या है? वेग स्थिरांक। या इसको इस तरह से लिख सकते हैं, k बराबर 0.693/t हाफ। यहाँ कर सकते हैं। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 बन गया। अब हमें क्या बोल रहा है कि वह जो अभिक्रिया हो रही है उस अभिक्रिया का 99.9% पूर्ण होने में जो समय होगा उसको हम मान लेते हैं, माना वह समय पहले टी है। तो यदि वह हम समय मान लें 99.9% पूर्ण होने में जो टोटल टाइम लग रहा है टी है, तो टी समय के बाद अभिक्रिया की जो मात्रा है कितनी रह जाएगी। देखिए, 99.9% प्रतिशत का मतलब कि पहले 100 रहा होगा, बाद में डिक्रीज होकर के यह 99.9 रहा होगा। तो कितना घटा, तो हम यहाँ से आर की वैल्यू निकाल लेते हैं। आर क्या है? टी समय के बाद हमारी मात्रा है, कंसंट्रेशन है। घटाने पर 0.1 आएगा जब आप 100 में से इतना घटा देंगे, 99.19। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो वेग स्थिरांक है उसका फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का फार्मूला के बराबर क्या होता है? 2.303/t इंटू log आधार 10 रखेंगे r0/r। r0 क्या है? ये प्रारंभिक मात्रा है और r क्या है? t समय के बाद उसकी कंसेंट्रेशन है या मात्रा है। अब इसमें वैल्यू को पुटअप हम साधारणतया कर देते हैं। देखिए, 2.303/t वही रहे और r0 यानी कि प्रारंभिक मात्रा सांद्रता 100 ही है और टी समय के बाद जो सांद्रता है जो घटाए हैं वह 0.1 रखें। अब इसको क्या करेंगे? ऊपर नीचे 10 का गुणा करेंगे। 0.1 लगा है पॉइंट को हटाने के लिए, तो ये आपका इतना चलाएगा। यहाँ पर लाग 1000 हो जाएगा। लाग 1000 का मान 3 होता है, लाग 100 का मान 2 होता है। तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे, चाहे घात के रूप में करें, यही इसका मान 3 हो जाएगा। ए इज इक्वल टू हमको क्या प्राप्त होगा? 2.303/t इंटू 3। ये इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। अब इक्वेशन 1 और 2 को देखते हैं। के इज इक्वल टू 2.303/t गुणित 3, ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब समीकरण 1 हमारा देखें, यहाँ पर के निकाले हैं। के इज इक्वल टू 693/t हाफ। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों का देखिए लेफ्ट हैंड साइड यदि बराबर है के तो राइट हैंड साइड भी इक्वेशन बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने सिर्फ बराबर कर लिया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तिर्यक गुणा करके। यहाँ पर जब जैसे ही आप तिर्यक गुणा करेंगे, देखें इसमें इसका करेंगे और बराबर टी हाफ का इसमें गुणा कर देंगे। ठीक, तो टी पूछ रहा हमसे 99.9% अभिक्रिया पूर्ण होने में जो लगा समय टी है, टी बराबर इतना बटे इतना हो जाएगा जब इसको हल करेंगे। अब ये देखो, काटने पर जब इसको हम लोग काटेंगे तो टोटल जो वैल्यू आएगी वो 10 आएगा। 10 गुणित टी हाफ। टी इज इक्वल टू 10 गुणित टी 1/2 यानी हाफ। अर्थात हम कह सकते हैं कि 99.9% अभिक्रिया के पूर्ण होने में जो लगा समय है अर्ध आयु अभिक्रिया के पूर्ण होने में लगे समय का 10 गुना होता है। ये पहला क्वेश्चन था आपका। दूसरा क्वेश्चन देखें, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
कैसे प्राप्त करेंगे? आप कैसे प्राप्त करेंगे? बेंजीन से एसीटोफिनोन, बेंजीन से एसीटोफिनोन 2013-14 और 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है यूपी बोर्ड में। तो आइए समझते हैं। बेंजीन पर जब हम लोग निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में एसिटिल क्लोराइड से क्रिया कराते हैं तो एसीटोफिनोन प्राप्त होता है। लुक सीट। तो बेंजीन C6H6 ये बेंजीन का फार्मूला है। इस पर हम एसिटिल क्लोराइड की अपक्रिया कराएंगे CH3CuCl इन द प्रेजेंस ऑफ निर्जल AlCl3। करेक्ट। जब इसकी उपस्थिति में हम लोग क्रिया कराते हैं निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की, तो यहाँ पर इसमें जो हाइड्रोजन यानी Cl परमाणु है ये बेंजीन के एक हाइड्रोजन परमाणु को रिप्लेस करेगा। बेंजीन के एक हाइड्रोजन परमाणु को ये रिप्लेस करेगा। HCl इसमें से निकल जाएगा और क्या बनेगा? देखिए C6H5CuCH3, यहाँ से CuCH3, इसको बोलते हैं हम एसीटोफिनोन। एसीटोफिनोन क्वेश्चन 3 देखें। क्या होता है जब सिल्वर क्लोराइड के सफेद अवक्षेप में अमोनियामय हाइड्रोक्साइड विलयन अधिक मात्रा में प्रवाहित किया जाए, मिलाया जाए? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2011, 13, 2015 और 20 यूपी बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन। तो सिल्वर क्लोराइड में हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड का अभिक्रिया कराते हैं। तो AgCl सिल्वर क्लोराइड, इस पर हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया कराएंगे NH4OH और अधिक रूप में 2 मात्रा ले लेंगे चूंकि अधिकता में अभिक्रिया कराना है। तो ये देखिए ये जो चीज बनाएगा AgNH3, यहाँ 2 लगा है, ट्वाइस लगा दीजिए Cl। ठीक है, सिल्वर एमिनो क्लोराइड ये प्रोडक्ट बना लेगा प्लस वाटर H2O, 2H2O लगा देंगे क्योंकि यहाँ पर 2 मात्रा लगी है। इसको बोलते हैं हम सिल्वर एमिनो क्लोराइड। सिल्वर एमिनो क्लोराइड, सिल्वर एमिनो क्लोराइड। तो जब सिल्वर क्लोराइड पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड की अधिक मात्रा में अभिक्रिया कराया जाता है तो ये सिल्वर एमिनो क्लोराइड बनाता है। क्वेश्चन 4 देखें। प्रयोगशाला में सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाने का रासायनिक समीकरण लिखे। बहुत ही इंपॉर्टेंट, यूपी बोर्ड 2020 में आया हुआ क्वेश्चन 2015 में। तो देखें, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि सोडियम सल्फाइड लेते हैं Na2SO3, उस पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया करते हैं। सोडियम सल्फाइड Na2SO3, इस पर हम तनु H2SO4 की अभिक्रिया कराते हैं, डाइल्यूट H2SO4। तो क्या बनेगा? देखें, सोडियम सल्फेट निकल जाएगा, Na2SO4 निकल जाएगा, इसमें से Na2SO4 निकलेगा तो सोडियम सल्फेट निकाल देते हैं Na2SO4। अब प्लस देखें यहाँ से H2 है और इसका एक ऑक्सीजन यूज करके H2O बना लेगा, H2O। अब क्या बचा? देखिए एक ऑक्सीजन जब निकल गया इसमें से तो SO2 बना लिया, यही सल्फर डाइऑक्साइड गैस बना लेगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। IUPAC नाम लिखना है, यूपी बोर्ड में अवश्य ही ऐसा क्वेश्चन आता है। तो देखें IUPAC नाम पहला दिया है यहाँ पर, देखिए पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट, इसको बोलते हैं हेक्सासाइनोफेरेट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट 2015, 16, 19 और 20 में आया हुआ क्वेश्चन है। हम लोग नामधार की यौगिकों का जो नामनक्लेचर है, हम क्या करते हैं इसमें सबसे पहले धनायनों का नामकरण करते हैं, धनायनों का नाम लिखते हैं, इसके बाद तब ऋणायनों का। तो आप कैसे समझेंगे कौन धनायन है कौन ऋणायन? देखें यहाँ से बड़ा कोष्टक बना रखा है, यदि इस बड़ा कोष्टक के पहले यहाँ पर देख रहे हैं ना सोडियम या पोटेशियम लिखा है या सिल्वर जो भी लिखा हो, ये धनायन है। ये क्या है? धनायन। देखने से ही मालूम हो जाएगा कि ये धनायन परमाणु है। तो यह धनायन हो गया तो कोष्टक के अंदर सभी जो है ऋणायन ही माने जाएंगे इस बड़े कोष्टक में। तो पहले हम नामनक्लेचर इस धनायन का ही करेंगे, इसके बाद ऋणायन का शुरू करेंगे। ठीक, धनायन में पोटेशियम है, अब यहाँ पर 4 लगा है। यहाँ पर देखिए कोष्टक के अंदर जब ऋणायनों का नामनक्लेचर करते हैं तो यह क्या होता है? केंद्रीय धातु, और केंद्रीय धातु से जो भी परमाणु अटैच है वो हमारा लिगेंड कहलाता है। लिगेंडों की संख्या जो भी रहेगा 2, 3, इस हिसाब से डाई ट्राई हम पढ़ते चले जाते हैं। तो यदि ये ऋणायन है
तो हम लोग आयरन को क्या बोलते हैं, फेरेट बोलेंगे, और साइनाइड को साइनो बोलते हैं इसमें। तो यहाँ पर नॉमेनक्लेचर इसका हो जाएगा पोटेशियम, इसका नॉमेनक्लेचर लिखेंगे पोटेशियम। पोटेशियम के बाद अब इसमें आएंगे कोष्टक के अंदर, तो इसमें हम लोग लिगेंड का नॉमेनक्लेचर करेंगे। 6 है तो हेक्सा बोलेंगे, पोटेशियम हेक्सा। अब इसको साइनो बोलते हैं, साइनो। अब यह केंद्रीय धातु का नाम लिखेंगे फेरेट, इसका नाम पढ़ेंगे फेरेट। सेकेंड आयन। अब जो ये केंद्रीय धातु आयरन है इसको फेरेट पढ़ेंगे। अब इसके आगे हम लोग क्या करते हैं, रोमन अंक में इसकी हम ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देख रहे पोटेशियम पर 4 लगा है, +1 होता है, 4 एकम 4 हो जाएगा, ये -1 होता है साइनाइड का, तो ऋण 6 हो जाएगा। ऋण 6 में से 4 घटाएंगे 2 आएगा, पक्षांतर उधर करेंगे तो +2 हो जाएगा। यानी कि फेरेट का जो केंद्रीय धातु है इसी का हम लोग ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं। यहाँ सेकेंड लगा देंगे रोमन अंकों में, तो पोटेशियम हेक्सा साइनो फेरेट सेकेंड हो जाएगा। उसी तरह से इस क्वेश्चन को देखिए, इसका नॉमेनक्लेचर पढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट 2019 और 18 में आया हुआ क्वेश्चन। इसमें भी वही प्रोसेस, पहले धनायन का नाम, इसके बाद ऋणायन का। ये बड़ा कोष्टक देख रहे हैं, बड़ा कोष्टक के बाहर यहाँ पर क्लोरीन एटम लगा हुआ है, क्लोरीन परमाणु। तो क्लोरीन ऋणायन होता है, बाकी से तब धनायन हो जाएगा। तो अब इस धनायनों में हम सबसे पहले लिगेंडो का नॉमेनक्लेचर करते हैं। देखिए ये कोबाल्ट आपका केंद्रीय धातु हो जाएगा, केंद्रीय परमाणु हो जाएगा, यहाँ से CO। और यह क्या है, लिगेंड है, यह भी क्या है, लिगेंड है। अब लिगेंडो में यहाँ पर NH3 को हम लोग एमीन पढ़ते हैं, एमीन, और H2O को एक्वा कहते हैं नॉमेनक्लेचर में। अब हम पहले एक्वा लिखें या एमीन लिखें, तो ऐसा होने पर 2 या 2 से अधिक यदि लिगेंड अटैच है इस केंद्रीय धातु से, तो हम क्या करेंगे कि अल्फाबेट क्रम में ABCD के क्रम में जो पहले आता है, जैसे एमीन में AM और एक्वा में AQ, Q बाद में आता है, ठीक। तो इसमें हम लोगों को पहले एमीन का नॉमेनक्लेचर करना पड़ेगा। तो टेट्रा एमीन क्या हो जाएगा, टेट्रा एमीन डाई एक्वा, देख रहे हैं ना, 2 है इसलिए डाई लगा देंगे, डाई एक्वा कोबाल्ट, कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। ये रोमन अंक में आगे लिख देंगे, थर्ड क्लोराइड, क्लोराइड। अब ये थर्ड कहाँ से आया, देखिए एमीन की जो आवेश होती है 0 माना जाता है, H2O एक्वा पर भी 0 होगा। तो कोबाल्ट ये जो केंद्रीय धातु, इसी का हम लोग को ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। अब जानते हैं ऋण 3 जब उधर जाएगा तो +3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, 3 ग्राम यूरिया को 100 ग्राम जल में घोले जाने पर जल के क्वथनांक में उन्नयन की गणना करना है। जल के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक की वैल्यू दे रखा है यहाँ पर 0.52 कैलोरी किलोग्राम पर मोल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2019 में आया हुआ क्वेश्चन। आपको पता है कि यूपी बोर्ड एग्जाम में 3 या 4 क्वेश्चन न्यूमेरिकल आएंगे केमिस्ट्री में। तो यहाँ पर क्वथनांक में उन्नयन पूछ रहा है, यानी कि ΔT की वैल्यू पूछ रहा है, टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ΔTB की वैल्यू पूछ रहा है। आइए इसको देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में 3 ग्राम यूरिया को 100 ग्राम जल में घोला जा रहा है, यानी विलेय का भार 3 ग्राम हो गया, 100 ग्राम जल यानी 100 ग्राम, यानी विलायक का भार 100 ग्राम दे रखा है। W कैपिटल W से दर्शाया गया यहाँ पर। मोलल उन्नयन स्थिरांक को kb से नोट करते हैं, इसकी वैल्यू ये दे रखा है। इसके बाद क्वथनांक में उन्नयन ΔTB बॉइलिंग पॉइंट ऑफ टेम्परेचर ये पूछ रहा है। अब क्वथनांक में जो उन्नयन होता है ΔTB मोललता के समानुपाती होता है, प्रोपोर्शनल टू दी मोललता। अब इसको बदलेंगे तो ΔTB बराबर kb इंटू m हो जाएगा। kb क्या है, मोलल उन्नयन स्थिरांक आ जाएगा, m को बोलते हैं मोललता। मोललता क्या है, 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। तो यहाँ से ये फार्मूला जनरेट कर लिया जा रहा है, ΔTB बराबर kb गुणित m बराबर क्या होगा, 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या, मोललता बराबर होता है N/W गुणित 1000, कैपिटल W है,
विलायक के भार को डिनोट करता है। और n बराबर क्या होता है, मोलों की संख्या। मोलों की संख्या को n बराबर W/m कहते हैं। विलेय का भार बटे मोलर मास, m क्या है, मोलर मास। यूरिया का मोलर द्रव्यमान निकालेंगे। तो यहाँ से देख रहे हैं कि फार्मूला एक आपके सामने आ गया, डेल्टा TB इक्वल टू KB इंटू n बराबर क्या होता है, W/m। करेक्ट। अब गुणित्ते W, ये जो विलायक का भार है बड़ा वाला, गुणित्ते 1000, ये फार्मूला हो गया। यहाँ से अब हम क्या करेंगे, यूरिया का मोलर मास निकाल लीजिए। यूरिया का जो फार्मूला होता है NH2CO NH2 होता है। टोटल आप परमाणु भारों को जोड़ दीजिए, टोटल 60 आएगा। अब इसमें हम वैल्यू पुटअप करते हैं। तो डेल्टा TB की वैल्यू पूछ रहा है हमसे, KB की वैल्यू दे रखा है 0.52, और W विलेय का भार भी आपको दिया है 3 बटे मोलर मास 60 दिया है, और विलायक का भार 100 ग्राम दिया है, गुणित्ते 1000। इसको सॉल्व करेंगे मान रख करके। इसको हल करने पर आपका क्वथनांक में उन्नयन निकल आएगा। जब इसको हल करेंगे तो 0.26 केल्विन आएगा इसका आंसर। सो थैंक्स स्टूडेंट।